नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा मीटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी भी चल रही होगी। मैंने पहले आपसे बात की है सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर, हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में चर्चा की थी। आज मैं नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। इस क्लास में मैंने एक प्लान किया है। इस क्लास में मैं आपको अवेयर करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, इन पीवाईक्यूज को सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूं कि परीक्षा मीटर जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ाई मिलेगी। ऑनलाइन मोड में आप पढ़ाई कर सकते हैं और स्पेशली डेडिकेटेड टू द आईएन एस्पिरेंट। आईएन मेंस में जो विद्यार्थी अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ये कोर्स डिजाइन किया गया है। कोर्स प्राइस 1500 रुपीज है एंड द कोर्स इज डेडिकेटेड स्पेसिफिकली टू द आईएन मेंस एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपसे बात की थी। आज की क्लास में मैं प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, जो सोशल एस्पेक्ट्स का पेपर है, सोशल एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग का पेपर है, उसमें आप देखेंगे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर था और 100 मार्क्स के पेपर में आप देखेंगे अराउंड 20 क्वेश्चंस जो थे। 100 मार्क्स के पेपर में जो 20 क्वेश्चंस थे, वो 20 क्वेश्चंस जो थे 1.5 मार्क्स ईच था। 20 क्वेश्चंस जो थे वो 1.5 मार्क्स ईच था। नेक्स्ट जो 12 क्वेश्चंस थे वो 2.5 मार्क्स ईच। द मार्क्स वर 2.5 मार्क्स, है ना। एंड अराउंड 5 क्वेश्चंस जो थे लास्ट में, 5 क्वेश्चंस वर ईच क्वेश्चन वर्थ 8 मार्क्स। So if you will find around 37 questions थे, around 37 questions थे and total weightage was 100 marks. Total weightage was 100 marks। आप देखेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस जो थे, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चन जो कि 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। 12 क्वेश्चन जो थे वो 2.5 मार्क्स के थे। इनको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 मार्क्स का होगा। और 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स का था एक क्वेश्चन, तो वहां से आप 40 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स के 37 क्वेश्चंस थे। उनमें से 20 क्वेश्चन 1.5 नंबर के थे, 12 क्वेश्चन 2.5 नंबर के और 5 क्वेश्चन 8 नंबर के थे। ये पैटर्न रहा है। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें आंसर राइट कैसे करना है वहां पर, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। ओके, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस, पहले ही क्वेश्चन से मैं चर्चा करता हूं। व्हाट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? जीएनपी से आप क्या समझते हैं पहले तो? और जीएनपी कहां पूछा आपको? कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। जीएनपी भी आपसे पूछा है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द क्वेश्चन वाज वर्थ 1.5 मार्क्स। 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन था और 15 वर्ड्स के आसपास आपकी वर्ड लिमिट थी। तो व्हाट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस? तो आपको कैसे लिखना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस? क्या समझते हैं आप इससे? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज नथिंग, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ, आप लिखेंगे जीएनपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ, ध्यान से समझिएगा, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ऐसे ही लिखना है वहां पे आपका आंसर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the normal residents of a country, by the normal residents of a country, by the normal residents of a country during a specified period, or during a financial year, you can say during a financial year. Okay, financial year, at the prices that prevailed during base year, तो पहले तो हमें यह पता करना है लिखना क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो हमें फुलफिल करनी है। हमें एक डेफिनेशन देनी है। ठीक है, सिंपल 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको डिफाइन करना है और डिफाइन करने से आपको लगभग 1 से 1.25 मार्क्स इसमें मिल सकता है आराम से। देखिए क्या है, तो ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the normal residents of a country during a financial year at the prices that prevailed during the base year.
यहां पर जो आपको पूछा गया है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, और कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जब जीएनपी की कैलकुलेशन की जाती है तो हमेशा हम उन प्राइस की बात करते हैं जो किसी बेस ईयर के रूप में हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे हम बात करें, हमारे यहां अभी 2011-12 का जो प्राइस है, 2011-12 में जो प्राइस थे, 2011-12 में जो मार्केट प्राइस थे, उन्हें बेस ईयर के रूप में हमने लिया हुआ है। जीएनपी की कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर क्या सेलेक्ट किया हुआ है, 2011-12 हमने जीएनपी की कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर के रूप में सेलेक्ट किया हुआ है। और बेस ईयर कौन डिफाइन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा बेस ईयर डिफाइन किए जाते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, भले जीडीपी की कैलकुलेशन हो, भले जीएनपी की कैलकुलेशन हो, दो प्राइसेस के ऊपर की जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमेशा जीडीपी हो या जीएनपी हो, दो प्राइसेस के ऊपर की जाती है, दो प्राइसेस के ऊपर की जाती है। एक तो बेस प्राइस के ऊपर या कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, जिसे अपन कहते हैं कांस्टेंट प्राइस, और एक की जाती है करंट प्राइस के ऊपर, और एक की जाती है करंट प्राइस के ऊपर। करंट प्राइस के ऊपर कांस्टेंट प्राइस का मतलब प्राइस विच वर प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द बेस ईयर, बेस ईयर में जो प्राइस थे। करंट प्राइस, प्राइसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर, प्राइसेस ड्यूरिंग करंट ईयर। क्यों किया जाता है सर ऐसा? ऐसा किया जाता है केवल इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, ऐसा किया जाता है केवल इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए। समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री ने, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आदमी, मैंने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 केजीज ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 केजी ऑफ पोटैटोज प्रोड्यूस किए हैं। ये 100 केजी ऑफ पोटैटोज मैंने 2011-12 में प्रोड्यूस किए थे, 100 केजीज ऑफ पोटैटो। और उस समय जो प्राइस थी, उस समय जो मार्केट प्राइस थी माय डियर, उस समय जो मार्केट प्राइस थी पोटैटो की, वो ले लेते हैं अपन, मान लीजिए ₹5 पर केजी या ₹20 पर केजी, ₹20 पर केजी, ये मार्केट प्राइस था। तो आप देखेंगे यहां से अगर मैं जीएनपी देखूं, यहां पे मैं जीएनपी देखूं, मेरे द्वारा प्रोड्यूस की हुई चीज, अगर जीएनपी देखूं तो कितना हुआ? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मार्केट वैल्यू के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना है, 100 केजी को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 2000। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। मैंने 100 केजी पोटैटो का उत्पादन किया, फाइनल वैल्यू उनकी क्या आ गई? 2000 रुपए। ठीक है, अब आज की बात करूं, यदि मैं, अगर मैं 2024-25 की बात करता हूं, तो मैंने 100 केजी पोटैटो ही प्रोड्यूस किए हैं, मैंने 100 केजी पोटैटो ही प्रोड्यूस किए हैं आज भी। और आज लेकिन मार्केट प्राइस जो है वो ₹25 पर किलोग्राम है। आज मार्केट प्राइस जो है ₹25 पर केजी है। तो आप देखेंगे टोटल, अगर मैं जीएनपी कैलकुलेट करूं, यहां से मेरे द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज की अगर मैं मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो उसको मैं कहूंगा 2500। कितने आ जाएंगे? ₹2500। ये आया था ₹2500, ₹2000 या 2000। क्लियर है बात? यहां तक आपको समझ में आई? क्लियर बात? क्लियर? तो क्या हुआ सर, तो ये जो जीएनपी हमने कैलकुलेट किया है, ये जीएनपी हमने कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया है, ये जीएनपी हमने कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया है। ये जीएनपी हमने बेस ईयर में जो प्राइस थे उस पे कैलकुलेट किया है। ये जीएनपी हमने करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया है। ये जीएनपी हमने करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया है। आज की क्लास में आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्या क्या, ये करंट प्राइस के ऊपर। अब क्या फर्क पड़ा सर? दोनों ही केसेस में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आया है। पहले भी 100 केजी का प्रोडक्शन हुआ था, अभी भी 100 केजी का ही प्रोडक्शन है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आया है। जो भी डिफरेंस आया है वैल्यू में, वो किस वजह से आया है? वो महंगाई की वजह से आया है, वो प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से आया है। मतलब ये जो भी अंतर आया है यहां पर, वो किसकी वजह से आया है? इन्फ्लेशन की वजह से आपको अंतर नजर आ रहा है। तो वास्तव में ये रियल ग्रोथ नहीं है, ये नॉमिनल ग्रोथ है। ये जो ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, वास्तव में यह ग्रोथ नहीं है। हमारा इकोनॉमिक आउटपुट पहले भी 100 केजी था 2011-12 में भी, और इकोनॉमिक आउटपुट 2024-25 में भी वही है। तो वास्तव में ये ग्रोथ थोड़ी हुई, दिस इज नॉट द रियल ग्रोथ। तो जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर, वो हमेशा इन्फ्लेशन के साथ होती है, उसमें महंगाई भी इंक्लूड होती है, जो प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो गया वो भी इंक्लूड होता है। तो इसे हमें नॉमिनल जीएनपी कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम? नॉमिनल जीएनपी कहेंगे।
और इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करके आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो रियल जीएनपी आपके लिए होगी, रियल जीएनपी जो होता है वो आपका एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जो जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जो जीएनपी कैलकुलेट करते हैं वो ही आपका रियल जीएनपी का मेजर है, वो ही रियल जीएनपी का मेजर है। ठीक है, वास्तविकता में रियल जीएनपी ही आपकी ग्रोथ को इंडिकेट करती है। तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा गहराई में या डीप में अभी नहीं जा रहा हूं, एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग देने की मैंने कोशिश की है, और गहराई में डिटेल से क्लास करेंगे तब समझेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। आइडेंटिफाई एनी 3 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई एनी 3 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले तो क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, हमारे कोर्स में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो जब भी फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है तो मेनली दे आर द ड्राइवर्स of economic development, they are the causes of economic development, they are the drivers of economic development, they are mainly the causes of economic development, causes of economic development that promote economic development. These are the drivers which are responsible for promotion of economic development in an economy, in a country, in a nation. तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ड्राइव करती है, वही फैक्टर्स हमें यहां लिखने हैं। तो ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, आप सोचेंगे मैं भी सोचूंगा। तो सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर जो होता है जब भी हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे प्रोमिनेंट जो फैक्टर होता है वो ह्यूमन कैपिटल होता है। माइडर आंसर लिखेंगे आप, सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर जो है ह्यूमन कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल को भी देखें अगर, ह्यूमन एज ए कैपिटल, ह्यूमंस एज ए कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल में क्या होना चाहिए, मेनली स्किल्ड, स्किल्ड एजुकेटेड, यही आंसर में लिखना था आपको, स्किल्ड एजुकेटेड एंड हेल्दी, हेल्दी पीपल। स्किल्ड हो, लोग स्किल्ड हो, लोग स्वस्थ हो, हेल्दी हो, और लोग हेल्दी पीपल है ना, एजुकेटेड हो, यही तो ह्यूमन कैपिटल है। इसी तरह से लोगों को हम कैपिटल के रूप में दे सकते हैं। जो लोग स्किल्ड नहीं है वो हमारे लिए एसेट या कैपिटल नहीं होंगे, जो हेल्दी नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं, किसी भी इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं, जिम्मेदारी बन जाते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट फैक्टर दैट ड्राइव्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इज द स्किल्ड एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल, ह्यूमन कैपिटल। अगला ले सकते हैं आप फिजिकल कैपिटल। माय डियर, हमारे पास फिजिकल कैपिटल भी होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करना है। तो सर फिजिकल कैपिटल में क्या चीजें आती है, जैसे फिजिकल कैपिटल की आप बात करें, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको 3 पॉइंट लिख देने थे, 1.5 मार्क्स लेके आगे निकल जाइए। फिजिकल कैपिटल में हमारे पास गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लिख सकते हैं फिजिकल कैपिटल का मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम तो गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आप दे दीजिए, गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की आप बात कर लें, गुड ट्रांसपोर्टेशन इन टर्म्स ऑफ रोड, रेल, पोर्ट एंड एयरपोर्ट की टर्म्स में, यस और नो। अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए। वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ physical capital. So physical capital is something that promotes which is an economic factor as far as the economic development of the nation or a country is concerned. और कौन सा हो सकता है सर, फिजिकल कैपिटल की बात करें उसके बाद में माय डियर टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जहां पर आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपेंडिचर ऑन R&D, टेक्नोलॉजी को न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन होना चाहिए, अडॉप्शन होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होना चाहिए। ये मैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 ही पूछे अपन से, 3 ही पूछे हैं तो हम एग्जाम में 3 ही लिखेंगे, और फिर उसके बाद में अदर फैक्टर्स के रूप में कुछ लिख सकते हैं ना। तो न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात कर लेंगे। और काहे की एक्सपेंडिचर ऑन R&D, एक्सपेंडिचर ऑन R&D, प्रमोशन टू स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन टू स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप्स and entrepreneurships. These all are the key factors or key drivers of economic development. These all are the key factors or key drivers of economic development. इसके अलावा एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए आपके पास में।
एक्सेस टू द क्रेडिट होना चाहिए, और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं आप, जैसे ए वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम, अगर कुछ एक्स्ट्रा आपके पास स्पेस बच जाए तो एडिशनल लिख के, अदर फैक्टर्स आर वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल सिस्टम, वेल डेवलप्ड बैंकिंग फैसिलिटीज है ना, एक्सेस टू द क्रेडिट टू द बिजनेसमैन, ये सब चीजें, गुड गवर्नेंस, फाइनली माय डियर, गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए, करप्शन के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, लो करप्शन, नो रेड टेपिज्म, नो करप्शन, नो रेड टेपिज्म, ओके, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो गुड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो की ड्राइवर्स ऑफ एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और की फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यू कैन लिस्ट डाउन लाइक दैट एंड यू कैन गिव डिटेल्स इन वन लाइन। आप इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लिखें, इकोनॉमिक फैक्टर्स को लिखें और उनका थोड़ा सा एक एक लाइन में इनका डिस्क्रिप्शन दे दें। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेन फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखें, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इस बार भी ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। थोड़ा सा अगर डिफाइन करने चाहे तो अपने पास स्पेस एक्चुअली होता नहीं है, यहां पर अपने पास स्पेस उतना अधिक होता नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को वास्तव में डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ए पर्सन वो इज स्किल्ड, वो हैज एक्वायर्ड द प्री रिक्विजिट स्किल एंड स्टिल नॉट एबल टू गेट द जॉब। ए पर्सन वो इज विलिंग टू डू वर्क but not getting any kind of job, that person is said to be unemployed. A person who has acquired a skill, a person who is qualified and is still not getting the job, this is the situation of unemployment. A person who is willing to work but not getting the job is an unemployed person. So हमारे यहाँ पर हमारे पास स्कोप ही नहीं है पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको समझाने के लिए, तो हम लिखेंगे बिल्कुल 3 डिफरेंट टाइप्स पूछे, यहाँ पर भी देखिए 3 टाइप्स। तो इंपॉर्टेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट से इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। इंडिया में प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। इंडिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इतना ही लिखना है, आप टॉप पॉइंट बनाएंगे। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से क्या तात्पर्य होता है? इट इज ड्यू टू मिसमैच बिटवीन, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू mismatch between acquired skill by a person and the skills necessary for a particular job or for a particular work. उस वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम डेवलप होती है। किस वजह से? ड्यू टू मिसमैच, मिसमैच हो जाने से किस किस के बीच में? मैंने जो स्किल अक्वायर की है उसके बीच में, और इंडस्ट्री में मुझे एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, जॉब लेने के लिए जो स्किल चाहिए, उन दोनों के स्किल्स के बीच में जो मिसमैच होता है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सिविल में या मैकेनिकल में बीटेक कर लिया है, देन आई एम गोइंग टू एन इंडस्ट्री। मैंने बीटेक तो कर लिया है, इंडस्ट्री में डिमांड है कि कोई भी बीटेक एमटेक, कोई भी बीटेक कैंडिडेट सिविल या मैकेनिकल में बीटेक जो किया हुआ है वो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑटोकैड नहीं किया है, मैंने कैटिया प्रो ही नहीं की है, मैंने और अदर सॉफ्टवेयर्स जो आज के जमाने के हिसाब से रिक्वायर है उनमें मैंने स्किल अचीव नहीं की है, तो वेदर आई विल बी सुटेबल फॉर द जॉब और नॉट, नहीं, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम ऑफ द स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द एक्वायर्ड स्किल बाय ए पर्सन एंड द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। उन दोनों के बीच में जो मिसमैच होता है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है। दूसरी आप देखेंगे एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है छुपी हुई बेरोजगारी। वहां पे व्यक्ति को लगता है कि वो एम्प्लॉयड है पर वास्तव में वो अनएम्प्लॉयड होता है, क्या है कहानी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की? where problem arises, this problem arises when more people are engaged, more people are engaged। आप अपने शब्दों में लिखिए, more people are engaged than required
वेयर मोर पीपल आर इंगेज्ड देन रिक्वायर्ड, जहां पर लोगों की रिक्वायरमेंट तो कम है लेकिन सब बहुत ज्यादा संख्या में लोग लोग किसी काम को करने में लगे हुए हैं। ऐसी समस्या आपको मेनली एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां पर एक छोटे से फार्म के ऊपर ही, छोटे से फील्ड के ऊपर ही परिवार के सभी लोग काम करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। एक छोटा सा फार्म में 1 से 2 बीघा का खेत है और आप देखेंगे परिवार के सभी मेंबर 7 से 8 लोग वहां काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं छुपी हुई बेरोजगारी है, इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज when more people are engaged than required, when more people are engaged in economic activity than required, this is the problem of disguise and it is more common in agriculture। ये भी लिख दिया आप, इंडिया में more common in agriculture, this is more common in agriculture। Now my dear, there is another type of unemployment which is known as frictional unemployment। frictional unemployment क्या होता है? When a person is in a specific job and he wants to switch the job, तो जब तक उसको नया जॉब नहीं मिल जाता तब तक टेम्पररीली वो अनएम्प्लॉयड रहता है। इस सिचुएशन को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं किसी पर्टिकुलर जॉब में हूं, मुझे स्विच करना है इस जॉब से नेक्स्ट जॉब में, लेकिन नेक्स्ट जॉब में मुझे ज्वाइनिंग मिलने से पहले या नेक्स्ट जॉब ढूंढ लेने से पहले जो बीच का गैप है उसमें मैं टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड हूं। इस सिचुएशन को कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। This arises due to frequent switching of jobs। The problem of the frictional unemployment arises, this problem arises, आप कैसे भी लिख दीजिए, this problem arises due to frequent switching of jobs। अपने पास इतना ही स्पेस है, मैं 2 लाइन भी लिख सकता हूं इसमें। When a person is in a particular job, he wants to switch for the next job। When he switches the job, then for a frictional moment of time, for a very less period of time, the person is temporarily unemployed। This situation is known as frictional unemployment। The problem arises due to frequent switching of jobs। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के 3 प्रमुख प्रकार है भारत में, 3 प्रमुख प्रकार है। आगे और भी लिख सकते हैं आप। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, एक और मैं एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूं तो बता देता हूं, यहां पर भी आपको थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी ताकि। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? द पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन इन अ ईयर एंड फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनएम्प्लॉयड। सीजनल मतलब साल के कुछ विशेष सीजन में ही एम्प्लॉयमेंट मिला है लोगों के पास रोजगार है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर नाउ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कैसे करेंगे? जैसे आपको कहां देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर में भी ये देखने को मिलेगी, ये समस्या एग्रीकल्चर सेक्टर में ये समस्या देखने को मिलेगी। आप देखेंगे टूरिज्म में ये समस्या देखने को मिलती है। अपन कहते हैं ना सीजन में जाना है वहां, तो किसी भी एग्रीकल्चरल स्पॉट के, किसी भी टूरिज्म स्पॉट के ऊपर हम जाते हैं तो एक स्पेसिफिक सीजन होता है उसको ट्रेवल करने का, तो वहां के लोगों को उस स्पेसिफिक सीजन में ही रोजगार मिलता है और उस स्पेसिफिक सीजन के बाद पूरे के पूरे साल वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो दिस इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब पीपल आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन इन ईयर बट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर दे आर अनएम्प्लॉयड। So these are the different types of unemployment। मैंने बताने की कोशिश की है, इतना लिखें और वो प्रॉब्लम कहां है वो चरितार्थ कर दें, you will be getting good marks। 3 major regions of poverty। Sir, what are the 3 major regions of poverty? देखिए कैसे क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। रीजन्स ऑफ पॉवर्टी, आप लोग बहुत सारे रीजन लिख सकते हैं, तो हमें सोशल एस्पेक्ट्स को पढ़ते समय इतना ही लिख के जाना, इतना ही पढ़ के जाना कि मैं 4 से 5 रीजन पॉवर्टी के पढ़ जाऊं या 6 से 7 पढ़ जाऊं, क्योंकि अगर हमें रीजन्स ऑफ पॉवर्टी पूछेगा वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 मार्क्स या 2.5 मार्क्स में पूछेगा, 15 वर्ड या 50 वर्ड्स में पूछेगा, हमसे 100 वर्ड्स में नहीं पूछेगा इस तरह के सवाल। तो 4 से 5 रीजन आप तैयार कर लीजिए, 2 से 3 आपको पूछेगा तो आंसर कर देंगे। ठीक, तो जैसे सबसे बड़ा तो इंपॉर्टेंट क्या है? डेमोग्राफिक प्रेशर है। पॉवर्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगर रीजन नजर आता है तो डेमोग्राफिक प्रेशर। डेमोग्राफिक प्रेशर का मतलब पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट, एक फास्ट रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है
और इससे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्या बन रहा है, बर्डन आ रहा है, प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज है ना, प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री ड्यू टू इंक्रीज्ड पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पेस है वो ज्यादा होने की वजह से, बहुत तेजी से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से जो भी कंट्री के रिसोर्सेज है उनके ऊपर भार बढ़ रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पुअर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है इस पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पुअर हो रहे हैं, ठीक है, गरीब हो रहे हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स और इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आज भी आप देखेंगे इंडिया में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो एक तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है, तो आप लिख सकते हैं लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आप लिख सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हैं, फाइनली वो गरीब बनेंगे, गरीब है इसलिए बेरोजगार, एक विशियस सर्किल भी बनता है, और बेरोजगार है इसलिए गरीब है, अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें रोजगार नहीं मिला है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। जॉबलेस ग्रोथ है, इंडिया का जो इकोनॉमिक पैटर्न रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न रहा है वो जॉबलेस ग्रोथ है। किसी स्पेसिफिक सीजन में, स्पेसिफिक ईयर्स में जॉबलेस ग्रोथ हुई है, तो जॉबलेस ग्रोथ भी कहीं ना कहीं, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसी प्रोपोर्शन में जॉब्स क्रिएट नहीं होना भी, जॉबलेस ग्रोथ भी पॉवर्टी का एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, इकोनॉमिक रीजन, कि जॉब्स की ग्रोथ तो हो रही है, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, जीडीपी इज इंक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम in that proportion jobs are not created, in that proportion jobs are not being created, जॉबलेस ग्रोथ हो सकती है। और क्या हो सकता है, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल जो है पॉवर्टी का एक बेसिक रीजन बन रहा है, लैक ऑफ स्किल एंड आप इसीलिए लैक ऑफ स्किल को ले लें, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल फाइनली रिजल्टिंग इनटू अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या आता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी आ रही है, लैक ऑफ स्किल। साथ में एक और चीज ऐड सकते हैं, लैक ऑफ स्किल एंड क्वालिटी एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल एंड क्वालिटी एजुकेशन को इंडिकेट कर सकते हैं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लैक ऑफ स्किल और क्वालिटी एजुकेशन की वजह से लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, उस वजह से पॉवर्टी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रह सकते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की। तो आप हमेशा अपने दिमाग पे जोर डालिएगा, जितना पूछा जाए उतना लिखने की कोशिश करें, एक आध एक्स्ट्रा लिख सकते हैं अदर्स करके, फिर अदर्स आर सो एंड सो। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे ये बहुत अच्छा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड विच इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किस इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया। तो पहले तो मैं इसको एक समझाता हूं आपको, क्या था कि 1947 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज साइंड। एक जनरल एग्रीमेंट था, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन था नहीं था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज साइंड है ना। ये फुली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, केवल एक अग्रीमेंट था। इन 1947 ग्लोबल जो कंट्रीज है उनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है, रिगार्डिंग टैरिफ एंड ट्रेड, टू ईज द रूल्स को इजी करने के लिए, टैरिफ और ट्रेड को थोड़ा सा सुगम बनाने के लिए, है ना, ठीक है। तो हमने एक एग्रीमेंट डिस्कस किया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये एग्रीमेंट कंटिन्यू रहा। इस जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड के अंडर कुछ नेगोशिएशन राउंड्स होते हैं, कुछ नेगोशिएशन के राउंड्स होते हैं,
नेगोशिएशन के राउंड्स होते हैं, नेगोशिएशन राउंड्स आर कंडक्टेड, जहां पर वर्ल्ड कम्युनिटी के बीच में नेगोशिएशंस होते हैं रिगार्डिंग ट्रेड एंड टैरिफ रूल्स। ट्रेड और टैरिफ रूल्स को लेकर, इंटरनेशनल टैरिफ एंड ट्रेड को लेकर डिस्कशंस होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं। तो नेगोशिएशन राउंड्स आर कंडक्टेड अंडर GATT। इन गैट ने 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन कंडक्ट किए थे। 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किए। 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस वर सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय गैट। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ने 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन सक्सेसफुली कंडक्ट किए। फाइनली इसका जो अगला राउंड था, जिसे कहते हैं यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, जो कि 1986 से 1994 तक चला। इस यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के दौरान, ड्यूरिंग दिस यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, an agreement came into force, an agreement was signed globally। उसका नाम था मराकेश एग्रीमेंट, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, मराकेश एग्रीमेंट, माय डियर, समझा भी रहा हूं मैं, फिर आपको आंसर लिखाऊंगा इसका। मराकेश एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स, या मराकेश एग्रीमेंट वाज साइंड, Marrakesh agreement was signed, or as a result of that Marrakesh agreement, World Trade Organization came into existence। World Trade Organization came into existence, and World Trade Organization came into existence on 1st of January 1995। सर एक नटशेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो नटशेल में क्या है, इनिशियली 1947 में ट्रेड एंड टैरिफ के, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, टैरिफ रूल्स को डिस्कस करने के लिए, ट्रेड रूल्स को डिस्कस करने के लिए ग्लोबल जो कंट्रीज हैं, सभी इंटरनेशनल, सभी जो नेशंस हैं, उनके बीच में एक अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। उस अग्रीमेंट का नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT से याद रख सकते हैं। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। Now, General Agreement of Tariffs and Trade conducted 8 rounds of negotiation, and its last round of negotiation, which was the 8th round of negotiation, उस 8वें round of negotiation में, जिसे हम यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, द ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 1986 टू 1994। तो यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, माराकेश एग्रीमेंट। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट, WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऑन 1st of January 1995। WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st of January 1995। तो क्या है, WTO का प्री डिसीजर इंस्टीट्यूशन क्या है, GATT। WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय रिप्लेसिंग GATT। तो थोड़ा सा इस आंसर को ऐसे लिखें आप, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपसे इस आंसर में। कैसे लिखेंगे, WTO ऐसे लिख देंगे थोड़ा, केम इनटू एग्जिस्टेंस, WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st of January 1995 by replacing GATT, by replacing General Agreement on Tariffs and Trade, by replacing General Agreement on Tariffs and Trade, General Agreement on Tariffs and Trade, फिर इसको ब्रैकेट में लिखिए, टैरिफ्स एंड ट्रेड, ब्रैकेट में भी लिखिए उसे GATT, ट्रेड। एज ए रिजल्ट ऑफ माराकेश एग्रीमेंट, या मराकेश एग्रीमेंट, which was signed during Uruguay round of negotiations, during Uruguay round of negotiations, ये कंप्लीट आंसर होता है माय डियर, ये कंप्लीट आंसर होता है। अब यहां पे आपसे मार्क्स कटने की संभावना खत्म हो जाती है। अब एग्जामिनर काटना चाहकर भी मार्क्स नहीं काट सकता। कितनी इंफॉर्मेशन आपने 15 वर्ड्स में दे दी,
कितनी इंफॉर्मेशन आपने 15 वर्ड्स में दे दी। देखिए आपने WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस 1 जनवरी 1995, ये भी बता दिया। किसको रिप्लेस किया? गैट को रिप्लेस किया। और किसके कारण आया? माराकेस एग्रीमेंट की वजह से, एज ए रिजल्ट ऑफ माराकेस एग्रीमेंट। और माराकेस एग्रीमेंट कब डिस्कस किया? यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस फ्रॉम 1986 टू 1994। इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपने 15 वर्ड्स में दे दी है, इससे अधिक तो आवश्यकता ही नहीं है। अब आपका 0.25 मार्क्स भी कटने की संभावना नहीं है। तो जो पढ़ा है उसको वहां लिखने की कोशिश करो। आपके पास वहां पे गैप है, समय है, टाइम है, और उसके साथ आपके पास स्पेस भी है। उस स्पेस को पूरा यूज करने की कोशिश करें आप लोग। अब आप केवल ऐसे लिख के आते केवल जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो वहां थोड़ी संभावनाएं हो जाती है कटने की। वैसे तो मैं तो नहीं मानता कि संभावना बननी चाहिए कटने की, बट थोड़ा इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। 100% यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था माय डियर, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं करना माय डियर, कुछ भी नहीं करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, आज को ऐसे लिखना था, एज पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर देते, यू विल बी गेटिंग 100% ऑफ द मार्क्स। क्या होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने पढ़ा दिया, आपको आना चाहिए। क्या होती है डेफिनेशन कि डेवलपमेंट that meets the needs of future, that meets the needs of present generations, that meets the needs of present generations, that meets the needs of present generation without compromising the ability of future generations, the ability of future generations to meet their own needs, to meet their own needs. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है जिसमें हम प्रेजेंट की नीड्स को तो फुलफिल करते हैं, लेकिन इतना ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे रिसोर्सेज का, इतना अधिक एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे रिसोर्सेज का कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो है अपनी 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 डिमांड्स को, अपनी नीड्स को मीट नहीं कर पाए। सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, हमें प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करते समय यह ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं किसके साथ? फ्यूचर जनरेशंस के साथ में, कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाए, अपनी नीड्स को मीट नहीं कर पाए। तो इट इज नथिंग बट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। फिर एक छोटी सी लाइन और ऐड कर देते कि एजेंडा 2030 ऑन SDGs ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये लाइन ऐड कर दीजिए तो थोड़ा आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि एजेंडा 2030 ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट was adopted by United Nations in 2015। हो गया आपका 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछी थी, उसके साथ आपने एक एडिशनल चीज दे दी कि एजेंडा 2030 ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइव्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2015 एंड its duration or the time frame for the sustainable development goals to attain the sustainable development goals is from 2016 to 1 जनवरी 2016 से 31 ऑफ दिसंबर 2030 है। ये सब चीजें आप बता दें, समझ पा रहे हैं या नहीं आप लोग? तो ये हो गया डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ एक आध पॉइंट ऐड कर सके तो इस तरह से ऐड कर देंगे। अब मैं एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने के लिए लाया हूं। एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। देखिए मैंने कितना ब्यूटीफुली आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तैयार किया था। कैसे तैयार किया था चेक कीजिएगा। क्या है, आपसे पूछा है कि एनालाइज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द PPP प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान। PPP के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल्स होते हैं, उनके लिए राजस्थान में क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसकी बात करनी है हमें।
राजस्थान में पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है, पीपीपी मोड में जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, उनके लिए राजस्थान में क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस है, उनके बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो देखिए, इसका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसे समझने की कोशिश करें। यदि हम कैसे लिखते हैं, आप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कुछ तो अप्रूविंग अथॉरिटीज होती हैं, कुछ तो अप्रूविंग अथॉरिटीज होती हैं, फिर उनको आप डिटेल से डिस्क्राइब कर दें एक एक करके, पहले डायग्राम बनाएं। कुछ तो अप्रूविंग अथॉरिटीज है जो कि प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने का काम करती हैं। एक नोडल एजेंसी है, पीपीपी सेल है एक, और फिर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है, फिर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है, फिर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोजेक्ट्स की। तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें यहाँ चर्चा करनी होती है। तो जब पीपीपी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं राजस्थान में, तो उनके लिए आप देखेंगे कुछ तो अप्रूविंग इंस्टीट्यूशंस या अप्रूविंग अथॉरिटीज है, एक पीपीपी सेल है, और कुछ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। सर क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले यहां से डिस्कस करते हैं। पीपीपी सेल तो क्या है, नोडल एजेंसी है। पीपीपी सेल एक नोडल एजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर है। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। पीपीपी सेल इज a nodal agency which has been constituted under the planning department in 200708 2007-2008 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। क्लियर है। इसका काम क्या होता है, ये सभी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं यहां पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है पीपीपी प्रोजेक्ट्स को, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जिस भी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर एक्चुअली द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड पीपीपी सेल बेसिकली कोऑर्डिनेट्स, पीपीपी सेल मेनली कोऑर्डिनेट्स, क्या करती है, कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये जितने भी बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं, इन डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करने का काम होता है पीपीपी सेल का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल, जो कि एक नोडल एजेंसी है, 2007-8 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, और इसका काम है कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स या कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। अप्रूवल अथॉरिटीज कौन है, इसको मैं और डिटेल और गहराई में समझाऊंगा बाद में, अभी मैं इसको थोड़ा नैरो करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इतना लिखेंगे तो काम हो जाएगा, 8 में से 6-7 नंबर अपन ले पाएंगे। फिर यहां पर अप्रूविंग अथॉरिटीज में एक है काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या है, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CID, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या आप इसे कहें कमिटी फॉर काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इसके चेयरमैन कौन है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, चेयरमैन है इसके CM ऑफ स्टेट, हमारे मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन है। एक काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमने बनाई है, एक काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमने बनाई है, जिसके चेयरमैन होंगे चीफ मिनिस्टर साहब, और 500 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको अप्रूव करने का काम ये करेगी। ₹500 करोड़ और मोर वैल्यू के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको अप्रूव करने का काम करेगी काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल CM ऑफ राजस्थान वुड वर्क फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स विद वर्थ मोर और इक्वल टू 500 करोड़ और 500 करोड़। ठीक है, इसके अलावा एक और है एम्पावर्ड कमिटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एम्पावर्ड कमिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, पूरी फॉर्म नोट्स में आपको मिल जाएगी, मैं आइडिया दे रहा हूं। एम्पावर्ड ECID, ये है CID, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब मैं बता रहा हूं ECID, एम्पावर्ड कमिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये किसके अंडर होती है, ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर होती है। इट इज हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, it is headed by chief secretary of Rajasthan and mainly it
इज फॉर रिव्यूज, प्रपोजल्स एटसेट्रा। मतलब जो भी कोई प्रोजेक्ट आता है उसको रिव्यू करने के लिए, उसके ऊपर प्रपोजल्स प्रिपेयर करने का काम होता है ईसीआईडी। ईसीआईडी एक एडवाइजरी कमिटी की तरह बिहेव करती है और बेसिकली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ईसीआईडी सीआईडी अप्रूव्स द प्रोजेक्ट्स। ओके, सो दिस इज मेनली द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द पीपीपी प्रोजेक्ट्स। मैंने आपको ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पीपीपी हमारे कोर्स में लिखा हुआ है केवल पीपीपी, और पीपीपी के प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है राजस्थान में, वो क्वेश्चन पूछ लिया है। हमारे कोर्स में मैंने कहा था आपको एसडीजी लिखा हुआ है, तो एसडीजी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, एसडीजी को इंप्लीमेंटेशन के लिए, इनकी मॉनिटरिंग के लिए, इनके इवैल्यूएशन के लिए, इनकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए राजस्थान में जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो आपको आगे पूछा जा सकता है। इसके लिए राजस्थान में क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में एसडीजीज की मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के लिए क्या फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क आपको आगे आने वाले समय में पूछा जा सकता है, क्योंकि पीपीपी से पूछ लिया तो एसडीजी से पूछा जा सकता है। और वो पीपीपी, वो एसडीजी के लिए जो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है एसडीजीज के लिए, मैंने आपको डिस्कस किया है। और सारे जो नोट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो परीक्षा मीटर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। एसडीजी के रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं, जो भी क्लास मैंने ली है, वो आपको परीक्षा मीटर के टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही ऐप के ऊपर भी अपलोड कर दिए गए हैं। एसडीजी के ऊपर जो भी नोट्स हैं वो ऐप के ऊपर भी अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग ऐप डाउनलोड करें। और कोर्स के बारे में पहले जानकारी दे चुका हूं, सोशल एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग और हिंदी का हमने ये मॉड्यूल डिजाइन किया आपके लिए। जल्दी से ऐप के ऊपर क्लासेस होने वाली है। आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है कि इस सोशल एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग को कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। जल्दी से जल्दी आप लोग ऐप डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।